अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और हम जो है केमिस्ट्री की क्लास पढ़ने के लिए बेताब, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो हमें ना सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करती है, खास करके हम अगर बात करते हैं अपने आज के मतलब हम अपने लेक्चर्स की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, बल्कि केमिस्ट्री के साथ साथ मैं आप लोगों को वो क्या कहते हैं समहाउ थोड़ा सा उससे हटकर आप लोगों को थोड़ा सा एंजॉय भी थोड़ा बहुत करवाता हूं। ठीक है, सो कोशिश पूरी रहेगी कि इस सेशन के अंदर हर एक क्लास हमारी जो है वो एंजॉयबल क्लास बन जाए और हर एक क्लास में हम थोड़ा बहुत कुछ बातें भी करें और जो है डिस्कशन भी रखें अपनी आपस में। ठीक है, और जो है हर एक मूवमेंट को एंजॉय भी करें, मूवमेंट को जो है हर एक मूवमेंट को एंजॉय भी करें। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो आज का लेक्चर बेसिकली तौर पे कल के लेक्चर को कंटिन्यू करवाएगा। ठीक है, और कल हम क्या कर रहे थे, कल बेसिकली तौर पे हम जो है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डील कर रहे थे, मतलब डिस्कस कर रहे थे और उसी से ही ऑनवर्ड हम अपनी जो है डिस्कशन को फर्दर आगे लेके चलेंगे और आगे जो है नेक्स्ट बात करेंगे। और वो स्टूडेंट्स के जो इस वक्त हमारे पास अटैच हैं और वो कहीं केपीके से बिलोंग करते हैं या वो सिंध से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए तो जो है अब छुट्टियां हो चुकी हैं और छुट्टियां जो है उनकी अब स्टार्ट हो चुकी हैं और वो 15 दिन के लिए केपीके के जो है स्कूल्स बंद हो चुके हैं और सिंध में जो है अब 30th ऑफ मई तक जो है छुट्टियां रहेंगी। तो उनके लिए तो सिनेरियो टोटल डिफरेंट हो चुका है। अब तो बस उन्होंने सारा सारा दिन जो है मतलब यहाँ से पढ़ना है और उसके बाद रातों को जागना है और दिन में सोना है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस तरह की रूटीन अब इनकी बनने वाली है। बाकी वो स्टूडेंट्स के जो पंजाब से रेलेवेंट मतलब पंजाब के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अभी तक कोई क्या कहते हैं उससे अपडेट अभी तक नहीं आई है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज रात या कल मॉर्निंग तक कोई ना कोई इस तरह की अपडेट आ जाएगी या जिसमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनको भी जो है वो छुट्टियां को गैप मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं भाई, अब जल्दी से आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे और हमें क्या एक्सप्लेन करना है। तो हम जो है लास्ट टाइम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को जो है लेके चलने लगे थे और उस हवाले से हम जो है फर्दर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने लगे थे। ठीक है, मैंने आपको कल बताया कि केमिस्ट्री जो है बेसिकली तौर पे या केमिस्ट्री का जो नॉलेज है, ठीक है, वो एक महदूद लेवल का नॉलेज नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री की एप्लीकेशन हर जगह हर एक एक्सपेक्ट जो आपका जो अब कहने के है, ठीक है, उस पर मोहित है, हर जगह अप्लाई होती है। ठीक हो गया। देखो, हम ये बात जानते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन हमें जो है इस माहौल के अंदर सांस लेना है और हमें इस माहौल के अंदर जिंदा रहना है। ठीक है, तो हमें आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा और हमें जो है अपने माहौल में जितनी भी चीज मौजूद है हमारे पास इर्द गिर्द, लिक्विड सॉलिड जो है गैस के अंदर जितनी मौजूद चीजें हैं उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर हर एक चीज चूंकि हमारे लिए है और हम उससे इंटरेक्ट करेंगे और उसके थ्रू हम अपनी जो जिंदगी है, ठीक है, इन जो लम्हात हैं इनको आगे इनको प्रोग्रेस करेंगे, अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस करेंगे। सो इट मीन्स के बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज को कि भी हम लर्न करें कि कोई भी चीज जो हमसे इंटरेक्ट कर रही है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस तरीके से हमें इफेक्ट करेगी और किस तरीके से हम जो है उसको अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को हमें जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और ये हमें जो है केमिस्ट्री सिखाती है कि हम किस तरीके से इसको जो है आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, तो उसमें जो पहली ब्रांच हम पढ़ने लगे हैं वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसको हम इस वक्त अंडरस्टैंड करेंगे और इस चीज को हम डिफाइन भी करते हैं और इसके साथ साथ हम जो है इसके हवाले से इसको हम डिफाइन करने के बाद इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है इसको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू जो है हम इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं डिफाइन करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है और उसके बाद फिर जो है मैं इसके अंदर मतलब कि फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जो है वो जाऊंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद which deals with relationship between, मैं इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से जो है इसको अगर मैं इसको अगर रेस कर सकूं, क्योंकि मैं अपने हाथों से इसको रेस करता हूं तो आपके पास ब्लैक कलर के डॉट्स ही नजर आते हैं आप लोगों को। ठीक है, सो रिलेशनशिप
between composition of matter and its physical properties। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो कहते हैं। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक हो गया। अब फिजिकल केमिस्ट्री जो है, अगर हम इसकी जो है फर्दर इसको अगर हम आसान लफ्जों में बताएं तो क्या होगी कि हमारे पास जो भी चीज मौजूद हो, जैसे सॉलिड सब्सटेंस हो, जैसे लिक्विड हमारे सामने हो, या गैसियस सब्सटेंस कोई भी हो, ठीक है, उसके अंदर यानी वो किस चीज से मिलके बनी है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसकी कंपोजिशन की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कुछ हैं, ठीक है, इनको अंडरस्टैंड करना, इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। और मैंने आपको इनमें जो यूटिलाइज होने वाली टर्म्स हैं, जैसे कि कंपोजिशन है, ठीक है, इस हवाले से मैंने आपको पहले ही गाइड किया हुआ है। मैटर जो है उसको मैंने डिफाइन किया था, मैंने उसके मतलब आपको बताया था कि मैटर की मतलब क्या डेफिनेशन होती है, उसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती है, और उसके बाद जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको भी मैंने आप लोगों को जो है आपको डिफाइन किया था आपके सामने, ठीक है, और आपको बताया था कि क्या होती हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली तौर पे इसके बारे में बताऊंगा और फिर हम आगे नेक्स्ट जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की तरफ मूव कर जाएंगे। हम कहते हैं कि कोई भी चीज हमारे जो इर्द गिर्द मौजूद है, जैसे कि मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी इस मार्कर की, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये मार्कर जो है ये भी एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, किससे मिलकर एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है, डिफरेंट एटम्स से मिलके बना हुआ है। ठीक हो गया। अब वो एटम्स किस किस रेशो के साथ इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और कितनी मिकदार में मौजूद है, ठीक है, ये बेसिक तौर पे इस मार्कर की कंपोजिशन है, ठीक है। नहीं कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही भाई, देखें इसको क्या बैकएंड पे प्रॉब्लम आ रहा है। हम ये बात आपसे कह रहे हैं कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो किन किन एटम्स से मिलके बना हुआ है, उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है, ठीक है, ये बेसिक टॉपिक क्या होता है, उसकी कंपोजिशन कहलाती है। ठीक हो गया। सो कंपोजिशन ऑफ मैटर यानी कि किन किन एलिमेंट से, किन किन एटम से, यानी किन किन रेशो के साथ मिलके बना हुआ है, और उसके बाद वो जो कंपोजिशन बन चुकी है उन एलिमेंट के साथ मिलने के बाद उस कंपाउंड की, वो जो कंपोजिशन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे डिसाइड करवाएगी, ठीक है। इस रिलेशन को हम कहते हैं कि हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया है ऑलरेडी भी कि कोई भी चीज जो हमें बज़ाहिर नजर आ रही होती है, जैसे कि ये मार्कर है, ये हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये हार्ड है, ठीक है, ये व्हाइट और ब्लैक कलर का है, ठीक है, इस चूंकि हार्ड है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है, इसकी एवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ एवेपोरेशन इसका बहुत लो होगा। ऑडियो प्रॉब्लम है भाई, देखें इसमें कहाँ प्रॉब्लम, कहीं पर वो कह रहे हैं वीडियो प्रॉब्लम है, तो कहीं पर वो कह रहे हैं ऑडियो प्रॉब्लम है। तो देख लेते हैं भाई इसको कि अली जो है क्या कंफ्यूजन चल रही है, क्योंकि सलामत कह रहे हैं वीडियो इशू आ रहा है और जो अली हैं वो कह रहे हैं ऑडियो इशू आ रहा है। तो हम देख लेते हैं इसको अपने एंड पर कि कहीं अगर कंफ्यूजन हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस तरह से। बिल्कुल ओके है भाई, सिस्टम बिल्कुल ओके है, आप लोग अपने एंड पर देखें आपका कोई नेट प्रॉब्लम चल रहा है क्या है, तो लेकिन यहाँ से जो है तमाम चीज़ें क्लियर हैं। सो हम ये बात कह रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैंने आपसे जैसे कहा कि भाई फिजिकल अपीयरेंस किसी एक सब्सटेंस की क्या है और उससे रिलेवेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में शुमार करते हैं। इन तमाम की स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसकी अगर हम सादा सी एग्जाम्पल लें तो वो एग्जाम्पल क्या हो सकती है, वो एग्जाम्पल सिंपली तौर पर ये हो सकती है, देखो कि जब भी हम खाना बनाते हैं, ठीक है, सो उसकी जो लज्जत होती है ना, खाना जब हम बनाते हैं सो जो उसकी लज्जत होती है उसका अंदाजा फर्स्ट इंपैक्ट उसका कब पड़ता है हम पे, कि जब उसकी खुशबू आती है। ऐसे ही ना भाई आप बिरयानी बनाते हैं या आप खीर बनाते हैं, ठीक है, सो पहला इंपैक्ट यानी कि जो कहने उसके खुश जायका होने की जो पहले कहने की दलील आपको मिलती है या एविडेंस मिलता है वो उसकी खुशबू के थ्रू मिलता है। सो वो जो खुशबू उसकी आती है ना, उससे आपको अंदाजा जाता है कि भाई ये अच्छा होगा बुरा होगा किस तरह का होगा,
लिया, फिर उसके बाद आप उसको टेस्ट कर लेते हैं तो उससे मजीद आइडिया आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो ये आप समझते हैं कि भाई ये जो खुशबू आपको आई है, आपने देखा है उसको ऊपर से बज़ाहिर तो बज़ाहिर जो है उसको जस्ट देखा है, अभी टेस्ट नहीं किया, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में शुमार होता है। आपने देख लिया अभी उसको बज़ाहिर देख लिया कि किस तरह से वो दिखता है, ठीक है, किस तरह का वो है। सो ये बेसिक तौर पे फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब आप कहने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बेसिक तौर पे इस तरह की होती है। फिजिकल अपीयरेंस किसी सब्सटेंस की क्या है, उससे आप क्या कुछ उसके बारे में अंदाजा लगाते हैं और क्या आइडियाज लगाते हैं। सो अब क्वेश्चन आपने कुछ पूछना हो फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कमेंट्स जो है वो स्क्रॉल डाउन कर दें ताकि मुझे लेटेस्ट इनके कमेंट्स डिस्प्ले हो सकें। सर क्या ये डेफिनेशन ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द नेचर इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा इसको स्क्रॉल डाउन कर दें, इसका जो है इसको हम देख लेते हैं। समहाउ ये डेफिनेशन जो है सर हमारा सिलेबस काफी क्या लिखा है, स्लो नहीं चल रहा। और भैया हसन अभी तो हमें सिर्फ 3 दिन हुए, अभी 3 दिन के अंदर भी हम अगर अपनी जो क्या कहते हैं उसे स्पीड जो है उसको एस्टिमेट करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से फिर तो अजीब सी वैसे बात हो जाएगी। अभी तो स्टार्टअप है यार, अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, उस 1 हफ्ते को तो गुजरने दो, स्पेस मतलब पेस भी हम पकड़ेंगे लेकिन फिल वक्त गाड़ी तो चलने दो। सो हम ये बात कहते हैं जो डेफिनेशन मेंशन की हुई थी वो बिल्कुल समहाउ करेक्ट थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो नेचर इन्वायरमेंट को टच नहीं करती, क्योंकि नेचर या इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का स्कोप है। इसका स्कोप जो है वो कंपाउंड की कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील करने का है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर दें, पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा ऑफ मैटर भी आएगा लास्ट में, चलें भाई ठीक है। अच्छा ये कुछ इसका कर दें क्योंकि ये मुझे नए लेटेस्ट जो है वो नहीं मिलते इनके। अच्छा मरियम कह रही है सर दोबारा बता दें, नेट प्रॉब्लम आ रहा था। चलें मैं इस तरह करता हूँ कि फिर जो है इसको थोड़ा दोबारा से फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपोजिशन रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन ऑफ द मैटर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैटर की जो कंपोजिशन है वो और उसके थ्रू जो इंपैक्ट होने वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनके आपस में रिलेशन को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। और कंपोजिशन, मैटर और फिजिकल प्रॉपर्टीज की टर्म्स में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कंपोजिशन का मतलब होता है कोई भी चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई, किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, इसको हम उसकी कंपोजिशन कहते हैं। मैटर का मतलब हमने कहा था कि कोई भी चीज हमारे जो इर्द गिर्द है जो वजन रखती है और जगह गिरती है इसको हम मैटर कहते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद ये था कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस जो हमें अपीरेंटली तौर पे नजर आ रहा है उसको हम देखते हुए उसके मुतालिक क्या कुछ एज्यूम कर लेते हैं, क्या कुछ उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं, ये उसकी तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास था फिजिकल केमिस्ट्री। और अब मैं चलूंगा नेक्स्ट जो कि हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके हवाले से हम इस वक्त बात करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रेज करता हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम डिफाइन करते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अच्छा अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है सर, स्कोप भी बताएं क्या लिखा है, बयान करें। अच्छा बयान करें, चले भी नवाब इसको भी स्कोप भी देख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री या तमाम जितनी भी हम ब्रांचेस पढ़ेंगे उसका स्कोप देखेंगे साथ साथ में। तो मैं इस वक्त जो है आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा और जो है उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा स्कोप भी बताऊंगा कि भाई हम कहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो मतलब उसका जो नॉलेज है वो हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर क्या कुछ दे रहा है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry that deals with the study of covalent compounds of हाइड्रोजन। अब मैं इसको स्टैंडर्ड वे में लिख रहा हूं, इसको जो है कॉम्पैक्ट वे में भी लिखा जा सकता है, हाइड्रोजन एंड
कार्बन, ठीक है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा कि क्या मतलब होता है इसका, एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसका हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो पहले मैं इस डेफिनेशन को समहाउ थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं आपको, और फिर उसके बाद में इसके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं की हुई, मैं पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों को इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का स्कोप बताऊंगा और यूटिलाइजेशन बताऊंगा कि कहां कहां हम इसका किस किस एस्पेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं यहां पर कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसको हम सिंपली कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट के बारे में तो आपको पता होगा क्योंकि आपने 8th क्लास के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी होगी, तो कोवेलेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कोवेलेंट की टर्म आपने पढ़ी होगी, कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आप ये बात जानते हैं कि सिर्फ वो एटम्स कि जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो एटम्स के जिनके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी डुप्लेट जिनका कंप्लीट हो या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो स्टेबल होते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आखिरी जो हमारे पास ग्रुप है उसके, ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास, जितने भी एटम्स हैं जिनमें ये नहीं होता, आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आपने बात पढ़ी हुई है कि फिर इस तरह के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो होगा ये कि फिर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये वो टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसमें 2 एटम्स के जिनके डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं। ये एटम्स जो हैं इनको जितने जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके मुताबिक एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक दूसरे की जो नीड थी इलेक्ट्रॉन्स की वो पूरी कर लेंगे। इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है इन्हें कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि H2 की मैं बात करूं तो H2 इटसेल्फ जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। उस कंपाउंड में कंपाउंड को पहले डिस्क्राइब कर रहा हूं, फिर मैं जाऊंगा बाकी की तरफ। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है, वो कंपाउंड्स के जिनके अंदर एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हो, एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड बनाए, इसे हम कहते हैं हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इस तरह के कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड में भी सारे नहीं, ठीक है, हम सबको नहीं डिस्कस करेंगे, हम कोवेलेंट कंपाउंड में भी जो टारगेट करेंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे इनको टारगेट करेंगे। सर सिंध में छुट्टियां होगी, अच्छा सर नहीं पढ़ा, सर बताएं, यस समझ आ गई, ठीक है। चलें भाई, जो चीज आपको नहीं समझ आ रही ना वो जो है आप मुझसे साथ साथ पूछते भी रहें तो मसला नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को स्पेसिफिक टाइम दूंगा, ठीक है। जब हम एक डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो तमाम क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को दूंगा उस वक्त भी, ठीक है। तो आप लोग देखते रहे, जहां आपको समझ आती है ठीक है, नहीं समझ आती तो आप मुझसे उस वक्त क्वेश्चन कीजिएगा। आप कहेंगे रिवाइज करने को, मैं रिवाइज कर दूंगा। आप मुझे कहेंगे स्पेसिफिक कोई एक पॉइंट नहीं समझ आया या एक टर्म नहीं समझ आ रही, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो मैं आपसे कह रहा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, जिनमें एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। मैंने आपको छोटी सी की भी समझाया। अब कोवेलेंट कंपाउंड सारे के सारे नहीं हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड में भी सिर्फ वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन कैरी करते होंगे, ये कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं CH4 की, मीथेन CH4 की, ठीक है, जिसमें कार्बन हमारा सेंट्रल एटम होता है, ठीक है,
और इसके साथ बाकी 4 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बनाते हुए, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए, ठीक है। इससे हम कहते हैं हमारे पास है, इट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड, इसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ये कोवेलेंट कंपाउंड कहलाता है। इसमें तमाम बॉन्ड कोवेलेंट है, ठीक है, तमाम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बने हुए और कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल ये कंपाउंड है। सो इस तरह की कंपाउंड को हमें डिस्कस करना है, इस तरह की कंपाउंड को। CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C8H16 हो गया, ठीक है। यानी इस तरह के कंपाउंड्स को हमने बेसिक तौर पे डिस्कस करना है, ठीक हो गया, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होगा और इनमें आपस में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस तरह के कंपाउंड को हम लेके चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव्स का बेसिक तौर पे मतलब क्या होता है, इसको हम जरा देख लेते हैं कि डेरिवेटिव का जो है बेसिक तौर पे हमारे पास क्या मतलब होगा, ठीक हो गया। देखो, ये मार्कर है, ठीक है, ये लेट्स सपोज मार्कर है और आपको दिख रहा है कि ये टोटली व्हाइट कलर का है। ये टोटली क्या है हमारे पास? व्हाइट। मैंने ये चीज छुपा दी क्योंकि ये समहाउ ब्लैक है। सो मैं इसको अगर छुपा दूं तो बाकी जितना भी इस पर तो आपको मार्कर नजर आ रहा है वो व्हाइट कलर का है, ठीक है। ये बेसिक तौर पे प्योर व्हाइट कलर का लेट्स सपोज ये एक सब्सटेंस है, ठीक हो गया। अगर मैं इसके अंदर किसी एक नई चीज की एडिशन कर दूंगा, ठीक है, इस कलर में एक नई चीज की एडिशन कर दूंगा, लेट्स सपोज ये टोटली व्हाइट है, आप कह रहे हैं कि व्हाइट सब्सटेंस है, ये क्या है हमारे पास? व्हाइट सब्सटेंस। अगर मैं इस व्हाइट के अंदर ब्लैक की एडिशन कर देता हूं इस तरीके से, अब आप कहेंगे कि ये वाला पहले से टोटली डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक नई चीज आ गई है, इसमें एक नई चीज का ब्लैक आ गया ना, पहले प्योरली व्हाइट था, अब इसमें मैंने एक नई कलर की एडिशन कर दी है, ब्लैक में, मतलब ब्लैक किसके अंदर जो है डाल दिया, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अब ये क्या बना, आप कहेंगे कि ये जो है बेसिक तौर पे अब ये एक नई चीज है और ये नई चीज पहली वाली चीज से मैंने डिराइव की है। डिराइव का मतलब क्या होता है कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज हो उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको एक नई चीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसे कहते हैं डिराइव, डेरिवेशन। क्या कहते हैं इसको? डेरिवेशन, ठीक है। यानी कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेरे पास सब्सटेंस था व्हाइट कलर का, मैंने इसमें इस ब्लैक की एडिशन करके इसको एक नई चीज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो नई चीज अब बनी है ना, हम कहेंगे कि इट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है। यानी पहली चीज से हमने इसको डिराइव किया, इसको हमने निकाला, इसको हमने बनाया, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? ये मीथेन है। अब मैं इस मीथेन के अंदर यानी CH4 के अंदर किसी भी एक हाइड्रोजन को किसी नए एटम के साथ रिप्लेस कर दूं, जैसे कि लेट्स सपोज हाइड्रोजन है इनमें, यानी 4 हाइड्रोजन लगे हुए, ये बेसिक तौर पे ये हमारे पास मीथेन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को लेट्स सपोज मैं रिप्लेस कर देता हूं विद एनी एटम, लेट्स सपोज इसकी जगह पे मैं क्लोरीन लगा देता हूं। अब ये वाला कंपाउंड पहले वाले कंपाउंड से डिराइव हुआ है, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। ये क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव कहलाएगा। CH3Cl अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, पहले CH4 था, तो ये इससे डिराइव हुआ है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कौन से कोवेलेंट कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, जैसे मैंने आपको बताया वो वाले, ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इसके साथ साथ इनके डेरिवेटिव्स भी। डेरिवेटिव से मुराद ये है कि जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे उनमें एक एटम को किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करवा के कंपाउंड भी बनाता हूं, तो उसकी स्टडी को भी हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब मुझे जरा बताएं, आपकी इस डेफिनेशन के हवाले से अगर है तो मैं वो डेफिनेशन, पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर मैं इसका स्कोप बताऊंगा आप लोगों को। तो इनके कमेंट्स जो है स्क्रॉल डाउन कर दें। सर ये शेयरिंग नेचुरल होती है या आर्टिफिशियल होती है? अच्छा नवाब, भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपने जो है वो मुझसे पूछ लिया है। अच्छा, नीचे गनवा ने उसका आंसर भी किया है, ये शेयरिंग साइंटिफिक होती है। वाह। तो जो है बेसिक के तौर पे देखो, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है एटम्स की, ये नेचुरल टेंडेंसी मतलब है सलाहियत, ये एक एटम्स की नेचुरल या आप कह लें कि कुदरती सलाहियत है कि वो चाहते हैं कि एक स्टेबल करें अपने आप को कह रहे हैं स्टेबल करें, ठीक है। मैंने आपको बताया भी कि जब भी हम बात करते हैं एटम्स की, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो एटम्स के जिनके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह के जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्टेबल, ठीक है। जिनके आखिरी शेल में क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर बाकी एटम्स की बात की जाए, तमाम एटम्स की बात की जाए, तो उनमें चंद एक एटम्स ऐसे हैं जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी रिमेनिंग जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये चीज नहीं होती, तो वो अनस्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो, तो वो फिर इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपनी जो जरूरत है इलेक्ट्रॉन की वो पूरी कर लेते हैं और इस तरीके से स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अब यहां पर गनवा का क्वेश्चन था कि बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है 2, देखो ना, अब हमने आपको शायद ये बात पता है कि H2 मॉलिक्यूल,
हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती, वो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ये जो दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं आपस में जो जुड़े हुए हैं, जिस फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं बॉन्ड। जी अहमद पूछे मुझसे, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूं कि जिससे गरमा ने भी क्वेश्चन किया कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बॉन्ड का मतलब होता है दो एटम्स के दरमियान ऐसी फोर्स कि जो एटम्स को आपस में जोड़े रखेगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास कहलाता है बॉन्ड। ये क्या कहलाता है? हमारे पास बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। द टाइप ऑफ फोर्स कि जिसके जरिए, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आप कह लें कि अटैचमेंट ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड। इसको हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। मैं अभी बता देता हूं डेरिवेटिव्स के, व्हाट इज डेरिवेटिव्स, फिर बता देता हूं डेरिवेटिव्स आपको। सो मैं पहले गनवा को बताया था। गनवा, आप मुझे बताएं कि अपने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है आपको, या अभी फर्दर कंफ्यूजन है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब कशफ कह रही है कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव्स के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि भाई लेट्स सपोज CH4 ये कंपाउंड है, अगर मैं इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को किसी एक नए एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ रिप्लेस कर दूंगा, तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो इसका डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। पहले वाले कंपाउंड का डेरिवेटिव कहलाएगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी एक कंपाउंड को पिछले एक कंपाउंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड से बनाया जाए, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके एक नया कंपाउंड डेवलप किया जाए, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ही नहीं, जो बनने वाला कंपाउंड होता है इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। सो यहां तक आपने कुछ पूछना हो आप जल्दी से मुझसे पूछेंगे, नहीं तो फिर हम जो है इसके स्कोप पर है थोड़ा सा नजर दौड़ाते हुए आगे जो है मूव कर जाएंगे, ठीक है, जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट। अच्छा शिराज, हाँ एग्जैक्टली, आप मैग्नेट एग्जाम्पल ले रहे हैं फोर्स के लिए, अट्रैक्शन फोर्स के लिए, ठीक है। सो अट्रैक्शन फोर्स जो मैग्नेट और जो हमारे पास यानी दो मैग्नेट्स के दरमियान लेट्स सपोज में जो है अट्रैक्शन फोर्स होती है, बाइंड रखती है, समहाउ वही एग्जैक्टली उस तरह की हमारे पास फोर्स होती है जो दो एटम्स को आपस में बाइंड रखती है, ठीक हो गया। सो अब हम स्कोप के हवाले से बात कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा आपको इनके कमेंट्स को, क्योंकि ये फिर छुप चुके हैं। हाँ सर, अच्छा ये तो ठीक है, 30 मई तक बिल्कुल छुट्टियां हो चुकी हैं। अच्छा चलें भाई आगे चलते हैं। काशिफ ने जो है अपना क्वेश्चन क्लियर कर लिया है। नो सर 100% क्लियर। तो अब हम इसके थोड़े से स्कोप की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ देखो ना सिर्फ हम जो है नो सर स्कोप पढ़ाएं, एग्जैक्टली ऐसा ना हम स्कोप पढ़ेंगे। अच्छा देखो, अगर हम बात करते हैं, मैंने आपसे कहा कि स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इनको स्टडी नहीं करवाती, बल्कि स्टडी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनको जो है हम देख लें, ठीक है, कि ये किस तरीके से बने हुए, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये जो कंप्लीट स्टडी होती है वो प्रिपरेशन से लेकर, यानी किसी कंपाउंड को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, इससे लेकर उसकी एप्लीकेशन तक सब कुछ जो है स्टडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, लेबोरेटरी में हम इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी स्टडी को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको शायद जब जो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री समझाई थी, तो मैंने आपको शायद ये बात बताई थी कि केमिस्ट्री जो है उसने हमारे लिए आसानी इस तरह से कर दी है कि पहले जो है हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे। कहीं कोई भी बीमारी होगी, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम डिफरेंट जड़ी बूटियों का या इस तरह के प्लांट्स वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक हो गया। लेकिन अब क्या करते हैं कि अब वो जो प्लांट्स हमें कंपाउंड दिया करता था किसी जो है को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए, हमने उसी कंपाउंड को अब क्या कर दिया है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, ठीक है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर जो स्कोप है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहां अद्वियात बनती हैं, दवाइयां बनती हैं, ठीक है, मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर जो आप कहने के स्कोप है, जो डायरेक्टली तौर पे जिस चीज को ये लिंक करता है, वो बेसिक तौर पे क्या है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहां से हम जो है क्या कहते हैं भाई, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन जो है उनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो स्कोप मींस उसकी एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन, ठीक है। और सिर्फ यहीं तक ही इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन महदूद नहीं है, बल्कि इसके अलावा आपकी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी क्या कहते हैं, बल्कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री तो नहीं आएगी, ग्लास इंडस्ट्री बेसिक तौर पे ग्लास इंडस्ट्री है, ठीक है, वो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस करती है। पेंट इंडस्ट्री आपकी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस करती है, उसकी जो है आप कहने के एप्लीकेशंस के ऊपर बेस करती है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ यानी स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑक्सीजन होना जरूरी है कंपाउंड में। अहमद, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं ना,
हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करते हैं वो कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन हो, ठीक है। कार्बन का और हाइड्रोजन का होना मस्ट है। ऑक्सीजन होगी नहीं होगी वो उसको हम डेफिनेशन में नहीं ला रहे, तो ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड जो हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। डेरिवेटिव का वर्ड लिखने का मकसद ही यही था कि अगर हमारे पास इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन या कार्बन के अलावा कोई और एटम भी आ जाए तो वो डेरिवेटिव में शुमार होगा, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बेसिक तौर पे ये उसी टर्म को क्लियर करते हैं, ठीक है। सो यहां तक आपने कोई कंफ्यूजन देखी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग इसको दोबारा से पढ़ते हैं और आपको लगता है कि नहीं समझ आई या डिफिकल्ट था या मैंने जो है थोड़ी एग्जांपल टफ की दे दी है, सो आप मुझसे कल भी मुझसे जो है इस हवाले से पूछ सकते हैं। हम कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप शुरू में मुझे बता सकते हैं कि कल जो आपने डेफिनेशन बताई थी उसमें ये प्रॉब्लम था। इवन के मैंने जो आज पोस्ट की भी है आपने जरूर देखनी है, वो पोस्ट बड़ी जो है आपको मोटिवेट करेगी, तो वो भी आपने देखनी है। उस पर भी आप जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो है आपको मैं उसका आंसर वहां पे भी करूंगा। इवन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज पर भी आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा, ठीक है। सो ये हमारे पास था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या कहते हैं इनकी एप्लीकेशन, ठीक है, उसके हवाले से हमने बात की। अब हम फर्दर जो है आगे चलते हैं और फर्दर जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं सर, या सारा पैराग्राफ याद करना है सिर्फ डेफिनेशन। अच्छा जवेरिया, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इनको वन बाय वन याद रखना है तो इस तरह से हो सकता है कि आप इनकी डेफिनेशन कर लें, ठीक है। और डेफिनेशन के बाद ना आपके के अंदर आप देखेंगे वो जो पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है उसमें लास्ट दो लाइंस जो होती हैं उनमें उसने बेसिक तौर पे इसका स्कोप लिखा होता है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि इनकी इंडिविजुअल डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए और डेफिनेशन के बाद इनका जो मेजर स्कोप है कि ये किस एरिया को टच करते हैं, कहां पर इसको अप्लाई किया जाता है और इसकी एप्लीकेशन के थ्रू क्या कुछ हम गेट करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो डेफिनेशन बेसिक है जो कि आपको याद होनी चाहिए और उसके रेलेवेंट उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी जो डेफिनेशन हम जहां अप्लाई कर रहे हैं, इस स्टडी को अप्लाई करते हैं, जो चीज हम गेट कर रहे हैं उसका स्कोप बेसिक तौर पे वो आपको बताना चाहिए। तो दो चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वो हम इस वक्त डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले मैं डेफिनेशन राइट करता हूं और फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा और इसको डिस्कस भी हम करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of all elements and their compounds except कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको इन जनरल हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। जब ये ग्लूकोज की बात अगर हम करें, अच्छा आप ग्लूकोज की बात कर रही हैं तो C6H12O6, ठीक है, इसकी आप बात कर रही हैं, ठीक है। सो ये अगर हम बात करें तो ये समहाउ डेरिवेटिव्स में ही आएगा, ये स्पेसिफिकली या स्पेशली हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल सही आपने कहा, डेरिवेटिव में आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास जो कार्बन है उस पे लगा हुआ जो हाइड्रोजन था उसको हमने
विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस कर दिया है, OH ग्रुप रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये एक बेसिक तौर पे हमारे पास डेरिवेटिव ही है, ठीक है। मरियम जो है कुछ पूछना चाह रही है, मरियम आसिफ। तो मरियम आपने अगर एग्जांपल लेनी है तो किससे रेलेवेंट लेनी मुझे जरा क्लियर कर दें, ताकि मैं आपको फिर फर्दर उसके मुतालिक आपको गाइड कर सकूंगा, ठीक है। सो मैं आपको इस वक्त जो है बता रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें हम एलिमेंट्स, यानी तमाम वो एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं, तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड डिस्कस करते हैं, अलावा किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन को हम ऑर्गेनिक में लेके चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर हम उनको निकाल दें, जितने जितने भी पीछे कंपाउंड बच गए वो सारे इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, तो उनकी स्टडी जो है उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के जो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनकी स्टडी को डील करती हो, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक का पोर्शन निकाल दिया जाए, यानी कि जो कार्बन, हाइड्रोजन कोवेलेंट कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स हैं उनको अगर हम निकाल दें तो बाकी जितना भी बचता है हमारे पास जो है कंपाउंड का एक पूरा जो है आपके पैक बचता है, उसकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं सो बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है वो कहां पर है, केमिकल इंडस्ट्रीज में बेसिक तौर पे इसका इस्तेमाल है, जिसमें कि हम कहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री है, सेरामिक इंडस्ट्री है और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में आप क्या करते हैं, मेटल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने अपने जो 10th क्लास है उसके आखिरी चैप्टर में मेटलर्जिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, मेटलर्जी को डिस्कस करना है, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है भाई, सीमेंट इंडस्ट्री में है और सेरामिक्स इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपको सेरामिक्स की भी क्या होता है ये, ठीक है। सीमेंट का तो पता ही है कि सीमेंट जहां बनती है, सीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक हो गया। और सीमेंट हमारे पास एक मटेरियल है कि जिसका हम इस्तेमाल करते हुए अपने घर जो है वो बिल्डिंग्स जो है उनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक हो गया। ब्रिक्स आपस में इनको जोड़ते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर और मेटलर्जी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पहले सिरेमिक की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोग जो है मतलब कि खासतौर पे बॉयज जो है वो जाते हैं बाहर, ठीक है, दूध दही की दुकान पर जाते होंगे और दही लेने जाते होंगे। सो वो जो बड़े से कढ़ाया नहीं होता जिनमें वो दही बना रहे होते हैं, ठीक है, दूध को जाग लगा के उसको बना रहे होते हैं, ठीक है। सो उसके नीचे जो हमारे पास एक बड़ा सा क्या कहते हैं उसे स्टोव रखा होता है या आप कहते हैं बर्नर रखा होता है जो कि बर्न हो रहा होता है, ठीक है, और उसके हीट को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं दही बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि जो जिस स्टैंड या जहां पर हमने बड़ा सा कढ़ाया रखा होता है ना उसके नीचे ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, वो येलोइश कलर की या ब्राउन कलर की होती हैं, वो बेसिक तौर पे सेरेमिक की बनी होती हैं, ठीक है। उसको हम सेरेमिक यानी मटेरियल है बेसिक तौर पे, मटेरियल के यानी ऐसा मटेरियल है कि जो फायर रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, हीट के थ्रू जो है उसके ऊपर कोई खास इंपैक्ट यानी इफेक्ट क्रिएट नहीं होता उसकी क्या कहते हैं उसे बनावट के ऊपर, या वो टूटता जल्दी नहीं है, ठीक है। सो सेरेमिक्स बेसिक तौर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, ठीक है। इस तरीके से मेटलर्जी की बात की हुई है। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है कि हम जो है मेटल्स को किस तरीके से जेर से निकालते हैं और उनको जो है हासिल करते हैं, अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मेटलर्जी को जो है वो डील करती है। सो इन तमाम की स्टडी को हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं, ठीक है। सो आप मुझसे अब क्वेश्चन करेंगे, आपको अगर नहीं समझ आई डेफिनेशन तो आप मुझसे कहेंगे ताकि मैं आप लोगों को वो डेफिनेशन क्लियर कर सकूं और फिर जो है हम अपने इस लेक्चर है, ठीक है, उसको आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो जरूर करें। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहना हमने कि भाई अगर हमने लेक्चर में कोई क्वेश्चन कर लिया तो सिर्फ उसी का आंसर मिलेगा। आपको लेक्चर के क्वेश्चंस के अलावा भी अगर क्वेश्चन वगैरह करना हो तो आप डायरेक्टली मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है अपने मैसेज के थ्रू भी दे दूंगा और इवन के जो अपनी पोस्ट होती है उस पर भी अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर भी आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है आपको आपके क्वेश्चन का मिल जाएगा, ठीक है। सो आप क्वेश्चन जो है जरूर करें, क्वेश्चन से मजीद क्लैरिटी मिलती है। केमिस्ट्री अगर आपको सीखनी हो तो आप क्वेश्चन जो है वो जरूर करेंगे, तो ये क्वेश्चन डिस्प्ले करें। एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़ैनब, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इटसेल्फ सीमेंट एक एग्जाम्पल है। अच्छा चलें, ठीक है, सीमेंट इटसेल्फ एक एग्जाम्पल है। पोर मींस सुराख मसाम होता है, ठीक है।
अच्छा और कह रही है, अच्छा भाई पोर या और समझ नहीं आ रही। अच्छा और, ठीक है, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जानते हैं ना उसको, तो भी आप गनवा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है, जो आप डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल करते हैं, ये भी इटसेल्फ सोडियम मेटल का एक ओर है। ओर का मतलब क्या होता है कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ एनी मेटल इज कॉल्ड एज ओर। सर एक दफा बता दें, फिर बता देता हूँ डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, डिफाइन एलिमेंट, जैन एलिमेंट की बात मतलब आ रही है। मेटलर्जी का मतलब बता दें हसन, तो मैं यही बता रहा हूँ वैसे के तौर पे, मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें आप मेटल को प्योरीफाई करते हैं किसी एक इम्प्योर सोर्स से, जैसे कि NaCl, ठीक है, NaCl आप लोग घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं, ये सिंपल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, ये सोडियम मेटल है। अगर मैंने इस मेटल को हासिल करना हो तो मैं इस कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये कंपाउंड जिसके थ्रू मैं इस मेटल को गेट करूंगा, हासिल करूंगा, इसे मैं कहता हूं ओर। ये है और जिस प्रोसेस के थ्रू मैं इस ओर में से मेटल को निकालूंगा, प्योरीफाई करूंगा, इसे कहते हैं मेटलर्जी, जो आप कर रहे थे मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एटम्स के बारे में जानते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट नहीं होता, उसके अंदर भी फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हम सिंपली बात कहते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। और अगर एक ही तरह के एटम्स अगर आपस में मिल जाए, बंच ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, यानी हाइड्रोजन के एटम्स इकट्ठे हो जाएं, तो उनको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन एटम, इसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या थी, डिफरेंट आपके जो क्वेश्चंस थे उनके आपके आंसर थे, ठीक है। और अभी भी क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो इनके लास्ट क्वेश्चंस डिस्प्ले कर दें अगर कोई ये कह रहे हैं कुछ। Naturally occurring solid material from which a metal or valuable mineral can be extracted is called as ore। बिल्कुल सही कहा आपने उमा। सो अब आपके जो है मतलब अब जो है हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, और अगर कोई फर्दर क्वेश्चन रह भी गया सो आप मेरी किसी भी पोस्ट पर जाकर जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी आपको उसका आंसर कर दूंगा। सो कल मुलाकात होती है आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।